थोड़ा जी लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले थे ना। फिर जो बेटा प्रॉपर्टीज में अपने को सिंपल सिंपल सा पढ़ना है ना कि क्या क्या काम होता है। जैसे सिंपल से पहली प्रॉपर्टी, बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो बेटा अगर आप ध्यान से समझो प्रॉपर्टीज को, तो जो कोलाइडल प्रॉपर्टी, इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, ये क्वेश्चन आता है बेटा कि इनकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, वो क्या होती है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन से कम होती है। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि बेटा ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और कोलिगेटिव में क्या होता है बेटा, एक तरह से बड़े बड़े पार्टिकल मिलकर एक तरह से कोलिगेट होकर बनाते हैं ये पार्टिकल। भाई पांच जैसे मल्टी मोलिकुलर है मोस्ट ऑफ टाइम। भाई आपका जो पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बनाएंगे ऐसे, क्लियर है? तो जितना आना चाहिए उससे क्या आएगा बेटा, कम आएगा। जितना आना चाहिए उससे कम। तो देखो बेटा सिंपल से, कोलाइडल पार्टिकल बीइंग बिगर एग्रीगेट, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। जबकि इसमें क्या है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन में छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, जबकि कोलिगेटिव जो कोलाइड्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, एक तरह से एग्रीगेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये एग्रीगेट। और अगर एग्रीगेट है तो हमें पता है बेटा एसोसिएशन हो गया एक तरह से, एसोसिएशन हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वैसे ही कम हो जाएगी। फिर hence the value of colligative properties are small order to compare the value of true solution। तो हमसे ट्रू सॉल्यूशन से पूछेगा तो हम हमेशा कहेंगे कम है, हमेशा क्या कहेंगे, कम है। नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है बेटा, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमसे फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी पूछे सब बता दोगे, क्लियर है? नेक्स्ट वन बेटा क्या होता है कि इसका एक इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली कैसे होता है हमें क्या लेना देना है, क्लियर है? काम क्या चीज है इसकी। तो टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि अगर मान लो मेरे पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को पास करूं, किसको पास करूं बेटा, लाइट को, तो लाइट सीधी पास कर जाएगी एकदम। लाइट कैसे पास कर जाएगी, सीधी। आ रही बात में, लाइट को कोई मतलब लाइट का पाथ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लाइट का पाथ है रिफ्लेक्ट। एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, अगर मैं 90 डिग्री से माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो मुझे 90 मतलब ये लाइट को चेक करने के लिए, किसको देखने के लिए, लाइट को। तो माइक्रोस्कोप को इधर, तो जब ट्रू सॉल्यूशन है तो यहां अगर माइक्रोस्कोप लगाऊंगा तो लाइट तो सीधी चली गई। अगर लाइट सीधी चली गई तो लाइट का कोई स्कैटर है नहीं हुआ, लाइट का क्या नहीं हुआ बेटा, ऊपर से देखने पे माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा, अंधेरा। क्या दिखेगा, क्योंकि लाइट तो सीधी चली गई, लाइट तो कैसे चली गई बेटा, सीधी, क्लियर है? किस सर सीधी, मतलब ट्रू सॉल्यूशन में सीधी चली गई, मतलब ऐसे क्यों कि देखो क्या होता है कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम एक थाली लो बेटा और उसमें छोटी छोटी कटोरियां रख लो और फिर तुम चलने लगो, तुम्हारे सामने छोटा सा कंकर आ जाए और तुम्हारे पैर से भिड़ भी गया, तो क्या तुम्हारे हाथ से थाली वाली गिरनी है, तुम्हारा पार्ट डिफ्लेक्ट होना है कुछ भी। लेकिन अगर मान लो इतना बड़ा पत्थर आ जाए और तुम्हें ठोकर लगे उसकी, तो क्या होगा बेटा, तुम गिरोगे और थाली बिखर जाएगी, जो तुम्हारी कटोरियां सब है बिखर जाएंगी कि नहीं बिखर जाएंगी। नहीं कुछ नहीं, मतलब कटोरी रखी हुई थी 5-10, उससे क्या हो गया बेटा, वो बिखर गई। क्या हो गई बेटा, बिखर गई। तो कहानी समझो कि इसका मतलब क्या है, लाइट भी तो ऐसा ही तो है, एक थाली जैसा, मतलब इस थाली में हमने कई सारी कटोरी रख रखी है, लाइट क्या है बेटा, 7 कलर से मिलके आ रहा है। अब जो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत छोटा सा है, छोटे कंकर जितना है, अगर वो उससे टकराएंगी भी तो कंकर उछल के साइड में पड़ेगा। अगर आप तुम चल रहे हो, छोटा सा कंकर तुम्हारे पैर के यूं आ भी जाए तो कंकर उछलेगा, तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम कहानी, ट्रू सॉल्यूशन से जब लाइट टकराएगी तो कोई फर्क है, लेकिन कोलाइड कुछ को मतलब सारे नहीं, कुछ कोलाइडल पार्टिकल, मतलब मोस्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, और उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है बेटा, ऑलमोस्ट नियर बाई, क्या उससे मतलब उसके मतलब बराबर है, उसके नियर बाई होते हैं किसके, लाइट से बहुत छोटे नहीं होते। तो जो लाइट उनसे टकराती है ना, तो लाइट में तो होते हैं 7 कलर, क्या होते हैं, 7 कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर। क्या हो जाते हैं बेटा, स्कैटर। आ रही बात में, तो हमारे पास क्या होती है बेटा, एक लाइट आती है, तो जब ट्रू सॉल्यूशन में आएगी ऊपर से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऊपर लाइट गई नहीं, लाइट तो सीधी चली गई। लाइट कैसे चली गई, सीधी। लेकिन यही लाइट को अगर अपन क्या करें बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन में डालें, और हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में इस तरह से इसको डालते हैं, इसको बोलते हैं टिंडल कोन। क्या बोलते हैं, टिंडल कोन, क्लियर है? हर डायरेक्शन में जाती है लाइट, इसे इधर भी इधर भी, तो इसको भी क्या बोलते हैं, टिंडल कोन। क्या बोलते हैं, ये भी दो लाइट के बीच का एंगल, कोई भी दो लाइट के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, टिंडल कोन। और नियर बाई सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं, पर कौन का नाम है, इसको बोलते हैं टिंडल कोन। क्या बोलते हैं, टिंडल कोन। तो जब लाइट से टकराता है, तो जब लाइट आई उससे टकराई बेटा पार्टिकल से, तो हमें पता है जब हमने तो इस तरह से डाली थी तो सीधी जानी चाहिए थी,
लेकिन क्या होती है बेटा, ये जैसे उस पार्टिकल से टकराती है स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, स्कैटर। और हमको क्या होती है बेटा, दिखती है। अब इसको एक साइंटिस्ट था जिसको सबसे पहले इसको जो ऑब्जर्व किया था वो किसने किया था बेटा, फेराडे ने। किसने किया था, फेराडे ने। लेटर इसको किसने स्टडी किया बेटा, टिंडल ने। क्या किया, टिंडल ने। और जो ब्राइट कोन बनता है ऑफ द लाइट उसको क्या बोलते हैं, टिंडल कोन। क्लियर है। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर लाइट। कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शन स्पेस। स्पेस में चारों ओर क्या कर देते हैं बेटा, उसे स्कैटर कर देते हैं। दिस स्कैटरिंग लाइट इल्यूमिनेटेड द पाथ ऑफ बीम इन द कोलाइडल डिस्पर्जन। आ रही बात में, हमें उसके पाथ को क्या दिखता है बेटा, कोलाइडल पार्टिकल का पाथ दिखता है। क्या दिखता है, पाथ। अब देखो बेटा ध्यान से, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कब होता है भाई, ये तो पहली चीज तुम्हें समझ में आ गई, स्कैटरिंग के कारण होता है। कब होगा, हमेशा थोड़ी होगा। ये तभी होगा बेटा जब जो पार्टिकल है, उसका डिस्पर्स पार्टिकल है, वो उसका डायमीटर क्या हो बेटा, नियर बाय क्या होना चाहिए बेटा, उसे बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या है बेटा, डायमीटर छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है बेटा, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। उनमें मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, ऑब्जर्व होता है, वरना ऑब्जर्व नहीं होता। ये दो कंडीशन में याद होनी चाहिए, कुछ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। भाई हमने कहा कि कैसे पता कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन और टिंडल इफेक्ट। देखो लाइट को डालो पता लग जाएगा। अब देखो टिंडल इफेक्ट इज सेट अप ऑन द apparatus known as अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जो टिंडल इफेक्ट ऐसा सीधा नहीं दिखता, इस तरह मैं लाइट डालूंगा मेरे को दिखेगा क्या, इसके लिए माइक्रोस्कोप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या करता है कि इंटेंस बीम ऑफ लाइट इन फोकस्ड ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है। ऑन इन ग्लास वेसल, एक इंटेंस लाइट को क्या किया बेटा, कि ग्लास वेसल पे डाला। ध्यान से, द फोकस ऑफ द लाइट इज देन ऑब्जर्व विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया एट राइट एंगल। जब राइट एंगल से उसे क्या किया गया, ऑब्जर्व राइट एंगल टू द बीम। इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल अपीयर ए ब्राइट स्टार अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड। मतलब क्या होता है बेटा, जो लाइट होती है उसमें भाई, जैसे हमें जो कोलाइडल पार्टिकल जो टक, जैसे ये तुम्हें साफ साफ दिखता है, जैसे सनलाइट आती है सुबह सुबह, तो जो धूल मिट्टी चमकती है, बाकी और कहीं नहीं चमक नहीं आ रही, वो धूल मिट्टी के चमक आ रही है, बाकी और लाइट नहीं चमक रही है। तो सिंपल सी कहानी है कि इसमें जब जहां जहां कोलाइडल पार्टिकल है वो चमकेंगे। अब माइक्रोस्कोप में और लाइट तो आई नहीं रही भाई, और लाइट तो सीधी जा रही है, और लाइट तो कैसे जा रही है, सीधी। जहां टकराई वहीं से चमक आएगी, और वही लाइट ऊपर आ रही है। ठीक है, तो बाकी पूरा बैकग्राउंड तो कैसा दिखेगा, ब्लैक, क्योंकि तो और कहीं से लाइट आई नहीं। लेकिन जहां से लाइट आई वहां से क्या दिखेगा बेटा, कलर, मतलब चमकते हुए स्टार दिखेंगे एकदम, जैसे तारे चमक रहे हैं। क्लियर है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट रीड द एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल। ये कोलाइडल पार्टिकल रीड नहीं करता कि सर हम कोलाइडल पार्टिकल नहीं, ये जो लाइट आ रही है उसको रीड कर रहा है। इसको रीड कर रहा है, लाइट को। हमें नहीं पता कोलाइडल पार्टिकल कहाँ है, ये उस लाइट पार्टिकल को रीड कर रही है। लाइट आ रही है, उस लाइट को देख रही है, जहां से लाइट आएगी उसको देखेगी। तो देखो इसलिए तो बैकग्राउंड ब्लैक क्या दिख रहा है बेटा, ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि जहां से वो लाइट, जैसे मान लो यहाँ से लाइट आई, उससे कोई कोलाइडल पार्टिकल टकराया ही नहीं, तो यहाँ से क्या दिखा बेटा, ब्लैक, क्योंकि ऊपर लाइट गई नहीं। लेकिन इसके सामने जैसे कोलाइडल लाइट टकराया, लाइट ऊपर गई, ऊपर गई, तो वहां से तो ये लाइट को रीड कर रहा है, कोलाइडल पार्टिकल रीड है। मतलब हम कोलाइडल पार्टिकल पे फोकस नहीं है, हम किस पे फोकस्ड है, लाइट पे। मैं इसी तरह का apparatus सेट कर रखा है। Does not read the actual colloidal particle visible but only observe the light scattered। तो सिंपल सी कहानी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब टिंडल इफेक्ट में लाइट को देखते हैं। किसको देखते हैं, लाइट को। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। मतलब क्या टिंडल इफेक्ट से आप शेप बता सकते हो कि ना, साइज बता सकते हो ना, हमें नहीं पता। बस हम क्या देख रहे हैं, लाइट, लाइट दिख रही है हमें। क्या दिख रही है बेटा, लाइट। बोलो कोई दिक्कत है, तो टिंडल, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। हम क्या टिंडल इफेक्ट हम शेप साइज पता करते हैं, नहीं, हम लाइट को करते हैं। दूसरा, टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा, क्यों ऑब्जर्व होता है, लाइट का क्या करता है, स्कैटर करता है। क्या करता है, स्कैटर। कौन नहीं करता, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करता। टिंडल कौन क्या है बेटा, जो लाइट का जो पाथ बना उसे क्या बोल दिया, टिंडल कौन। बस इसके अलावा में कोई क्वेश्चन है नहीं है। सस्पेंशन नीचे बैठ जाता है ना, वैसे हवा में नहीं रहता। ट्रू सॉल्यूशन उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है ना। सस्पेंशन में पार्टिकल बहुत बड़ा होता है, साफ में बट कंडीशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल को पहचानना है। तो सस्पेंशन 2 मिनट में नीचे आ जाएगा, वो लाइट को रोक ही देता है, ओपेक कर देता है। क्या कर देता है, हमें क्या, अगर सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन में से ले जाए तो वो मोस्ट ऑफ टाइम लाइट को क्या कर देता है, ओपेक। क्लियर है। और थोड़ी देर में वो सेटल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वन है बेटा कलर। भाई कोलाइडल पार्टिकल क्या दिखाते हैं, कलर। वो टिंडल इफेक्ट वाले का अलग बात है। तो तुम्हें पता है बेटा, वो जो हवा में चमकते से दिखते हैं तुम्हें कोलाइडल पार्टिकल,
the color of colloidal particle solution depends on the wavelength of light. कि wavelength of light scattered by the dispersed particle, मतलब जो अपना dispersed particle है, dispersed phase वाला, वो जब उसे टकराएगा, टकराने के बाद जो लाइट दिखेगी, उसके लाइट कौन सी लाइट को स्कैटर करता है उसके ऊपर कलर दिखेगा। तो हमसे पूछता है कौन सा कलर दिखेगा जो स्कैटर करेगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहाँ ऑब्जर्वेशन वाला काम नहीं है ना। द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड ऑन द साइज नेचर ऑफ पार्टिकल। अब किस लाइट को स्कैटर करेगा वो तो डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है और उसके नेचर पे। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंज विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्व एंड रिसीव द लाइट, कि हम उसके मैनर पे भी डिपेंड करता है किस मैनर पे हम लाइट को ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर ब्लू व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। क्लियर है? जैसे इधर से लाइट भेज रहा हूं और उसके सामने से देखूंगा तो कैसे दिखेगा, ब्लू। कैसे दिखेगा, ब्लू। एंड रेड व्हेन व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइन, जो दो लाइन ट्रांसमिटेड है, एक से अपने को पढ़ लिया, व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड, सॉरी, हम एक तो रिफ्लेक्ट को देखा, कैसा देखा, रिफ्लेक्ट मतलब ऊपर से देखा, मतलब तब तो क्या दिखी बेटा, ब्लू। और ट्रांसमिटेड मतलब जैसे इधर से डाली थी, आंखों से सीधा दिखता नहीं है करना पड़ेगा कि ये तो मेरे को करना पड़ेगा है। अगर इधर से देखूंगा तो कैसा दिखेगा बेटा, रेड। और जब ऊपर से रिफ्लेक्टेड देखूंगा तो ब्लू। तो डिपेंड करता है ना किस कलर को किधर रिफ्लेक्ट किया, किस कलर को किधर रिफ्लेक्ट किया। अरे बात में भाई उसके एंगल पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन क्या है, फाइनेस्ट गोल्ड सोल इन रेड कलर। जो अपने जो फाइनेस्ट गोल्ड सोल होती है ना वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है। फाइनल मतलब बहुत छोटे छोटे हो। एज द साइज पार्टिकल इंक्रीज, अगर हम गोल्ड सोल के पार्टिकल को इंक्रीज करते जाएंगे साइज, इट अपीयर पर्पल और ब्लू। और अच्छा अगर बहुत बड़ा कर दिया साइज तो फिर वो गोल्ड जैसा दिखेगा। जो गोल्ड कलर है वो बहुत छोटा होता है ना अगर गोल्ड पार्टिकल, तो वो कैसा दिखेगा बेटा, रेड। क्लियर है? फिर वो धीमे धीमे पर्पल फाइन। तो हमें पूछता है कि कलर क्या साइज के साथ बदलता रहता है, क्या साइज के साथ बदलता रहता है, क्या कलर क्या नाम है देखने के तरीके में बदल जाएगा, सर उसमें भी बदल जाएगा। तो नेचर और साइज और लाइट के रिफ्लेक्शन का। नाउ नेक्स्ट वन है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट कुछ नहीं बेटा कि पार्टिकल क्या करता है, घूमता रहता है। क्या करता रहता है, घूमता रहता है, हवा में घूमता रहता है और जिग-जैग में घूमता है। कभी तुमने देखा हो जैसे तुम डस्ट पार्टिकल देखते हो हवा में, वो सीधा नहीं चल रहा होता है, वो यूं यूं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कोई फिक्स बात नहीं है, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे आ जाता है, घूमता रहता है। अब थोड़ा ध्यान से कि कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर द पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भाई ऐसे तो हमें दिखते हैं, लाइट में दिखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से वो साफ साफ दिखते हैं। The colloidal particle appear to be in state of continuous zigzag motion। हमेशा किसमें चलते हैं, zigzag। This motion was first observed by British से जो भी साइंटिस्ट है, ब्राउन ने किया था। क्या? हाँ तो नेक्स्ट वन है बेटा, दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर। ये मोशन क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ए नेचर ऑफ कोलाइडल। बट जो मोशन है ये क्या बेटा, इंडिपेंडेंट है नेचर पे, नेचर पे डिपेंड है, बट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी। मतलब अब देखो ध्यान से, कलर में नेचर डिपेंडेंट था और साइज थी, लेकिन जो जिग-जैग घूम रहा है उसमें नेचर का कोई और लेना देना, लेकिन उसकी साइज का मैटर है। क्या करता है, क्या नेचर मतलब इंटरेक्शन कैसा करता है, तो इंटरेक्शन से उसका कोई लेना था, मतलब सारे जिग-जैग घूमेंगे, सारे जिग-जैग घूमेंगे, जितने कोलाइडल सॉल्यूशन सब जिग-जैग है, लेकिन विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है कि उसके जिग-जैग मोशन कैसा चलेगा, विस्कोसिटी पे। और किस पे डिपेंड करता है, उसकी साइज पे, खुद कितना बड़ा है वो। स्मॉलर द साइज लेसर द विस्कोसिटी फास्टर इन मोशन। तो ये लाइन काम की है, बाकी इसमें कोई काम का। अब नेक्स्ट जो सबसे काम की चीज क्या है बेटा, कि ये जिग-जैग मोशन करने से क्या होता है बेटा, ये स्टेबिलिटी गेन करता है। क्या गेन करता है, स्टेबिलिटी। भाई ये घूमता रहता है, हवा में घूमता रहने से फायदा क्या होता है कि इसके क्या होता है बेटा, किसी के साथ एग्रीगेट बनाने के चांस क्या हो जाते हैं, कम। क्या हो जाते हैं, कम। तो देखो बेटा क्या हो गया है, नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है, नॉट परमिटेड पार्टिकल सेटल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। जो ब्राउनियन मोशन के कारण क्या होता है बेटा, वो घूमता रहता है, स्ट्रिंग इफेक्ट which does not permit the पार्टिकल को क्या नहीं करता, परमिट सेटल डाउन नहीं करने। तो घूमता रहेगा तो सेटल डाउन है, अगर रुक जाएगा तो दूसरा पार्टिकल आएगा, एग्रीगेट बनते जाएंगे नीचे बैठ जाएगा। और ऐसे घूमते रहा तो कोई आया टकराया, थोड़ी देर बाद में उसको छोड़ के चला गया। और ऐसे मान लो यहाँ खड़ा है, दूसरा चिपक गया, फिर तीसरा चिपक गया, चार तो 5 चिपक गए, फिर सेटल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है क्या इससे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है या सोल है उसकी स्टेबिलिटी गेन होती है कि हाँ स्टेबिलिटी गेन करता है। क्यों, उसको कोगुलेशन नहीं करने देता। क्या नहीं करने देता, क्लियर है। नेक्स्ट में चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल।
जो कोलाइडल पार्टिकल में कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सारे कोलाइडल पार्टिकल में सेम चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? सेम चार्ज। एक सॉल्यूशन में जितने हैं, अगर एक मतलब एक मैंने कह लिया इस गिलास में अगर सब कैटायनिक है सब कैटायनिक होंगे, और सब एनायनिक है तो एनायनिक। ऑपोजिट नहीं होंगे। अगर ऑपोजिट हुए तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अगर एक ही सॉल्यूशन में कैटायन और एक एनायन रहा तो क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट। कोलाइडल पार्टिकल की बात है, बाकी दूसरे आयन कुछ भी रहे। कोलाइडल पार्टिकल कैसा रहेगा? तो कैटायनिक या एनायनिक। आ रही बात समझ में? अब कोलाइडल पार्टिकल क्या हो गया बेटा? कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज द सेम ऑन ऑल पार्टिकल। सारे पे क्या रहेगा? सेम। मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये याद करना है भाई। द प्रेजेंस ऑफ इक्वल, कौन सा बेटा? ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट होना, कोलाइड में बात है। क्लियर है? सॉल्यूशन एनायनिक हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है, उससे दिक्कत है। दो तरह के कोलाइडल पार्टिकल नहीं होने चाहिए, दोनों के दोनों एनायनिक नहीं होने चाहिए। कोलाइडल पार्टिकल की बात है, वो तो सॉल्यूशन है, वो तो डिस्पर्जन मीडियम है ना। मीडियम से मुझे क्या मतलब? दो फेज ऐसी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ही सॉल्यूशन में एक पार्टिकल क्या डिस्पर्स फेज पॉजिटिव है, दूसरी डिस्पर्स फेज नेगेटिव, ये नहीं चलेगा। मीडियम तो कुछ भी हो, मुझे क्या देखना है। मीडियम के साथ तो बनती भी नहीं है कई बार। ब्लड के अंदर दे रखा होगा। ब्लड हीमोग्लोबिन मतलब समझाने के हिसाब से कि भाई हीमोग्लोबिन कहाँ है? ब्लड में। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, इक्वल एंड सिमिलर सब में से ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। वरना कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्रीगेट बनना तो तय है। अगर चार्ज नहीं हुआ तो एग्रीगेट बनना तो तय है। Because of the repulsion force between charged particle having the same charge prevent them the coagulation या aggregation when they come closer to one other। अगर वो बेटा उसको क्या करते हैं? कोगुलेशन नहीं करने देते, मतलब एग्रीगेट नहीं बनने देते। अब इसके पीछे दो थ्योरीज है, ध्यान समझना। द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल इज ड्यू टू वन और मोर रीजन। एक या दो रीजन है, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। पहला, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सोल पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। मैं जब हम जो ये जो ब्रेडिक आर्क मेथड था उसमें इलेक्ट्रॉन उसको तोड़ा था, उसमें हो सकता है उसने चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया हो। क्या कर लिया हो बेटा? चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया हो। मेटल्स, मेटल्स क्या कर लेती हैं? चार्ज, क्योंकि हम करंट तो भेज रहे थे। ड्यू द प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, या फिर उसको क्या कर लिया हो बेटा? उसने प्रेफरेंस आयंस को क्या कर लिया, जैसे हमने जो पेप्टाइजेशन मेथड पढ़ा था, पेप्टाइजेशन, उसमें उसको क्या कर लिया था उसने? एब्जॉर्ब। या तो अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, या बनते समय अपने पे चार्ज रख लेगा। क्लियर है? और द ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या हुई समझते हैं। क्लियर है? डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन सोल पार्टिकल बाय प्रेफरेंशियली, हम जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन डिस्क्राइब बिलो। सबसे बेस्ट यही है कि वो आयन को एड्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एड्जॉर्ब। द सोल पार्टिकल एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियली एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जो सोल पार्टिकल या तो वो किसी पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करेगी या नेगेटिव को, पर प्रेफर करता है किसको एब्जॉर्ब करे? व्हेन टू और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्जन मीडियम। एक या दो आयन अगर सॉल्यूशन में है तो वो किसी एक को क्या करेगा? एड्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एड्जॉर्ब। प्रेफरेंशियली एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस कॉमन इन द कोलाइडल पार्टिकल। एड्जॉर्प्शन होता है कॉमनली, यूजुअली टेक प्लेस। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द टेकिंग ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। इन दोनों एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है? देखो बेटा, मोस्टली क्या होता है कि आप अपना ही आयन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो। कर दूसरे भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, नहीं अवेलेबल हुआ तो दूसरा तो एब्जॉर्ब करना ही है। तो देखो बड़ा ध्यान से, मैंने क्या किया, पहले एक लाइन को पढ़ो। व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्लियर है, is added is highly silver nitrate is added to highly diluted potassium iodide solution। मतलब इसको किस में डाला गया है बेटा? मतलब इसको डाला गया KI के सॉल्यूशन में। क्लियर है? द प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड एब्जॉर्ब आयोडीन फॉर्म ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। कि सर मतलब क्या हुआ? जब मैं यहां से डालूंगा तो वो मुझे कह रहा है कि AgI आपका कोलाइड पार्टिकल है, वो तो हमें बताएगा। तो AgNO3 को डाला, कह रहा है AgI बना, तो मैंने लिख दिया AgI। तो मैंने एक ड्रॉप डाली बेटा Ag की, I माइनस मिला और क्या बन गया? AgI। क्या सॉल्यूशन में और Ag अवेलेबल है? वो तो डाल रहा हूं मैं तो। जो ये बूंद आई, एक बूंद आई, वो तो खत्म, एक ही बूंद आई थी। अब इसे स्टेबल होना है तो ये किसको एब्जॉर्ब करे? अपने जैसे को एब्जॉर्ब करेगा। तो Ag और I में कौन अपना है?
तो कैसा सोल्व बना बेटा? नेगेटिव सोल्व। कौन सी सोल्व बनी? नेगेटिव सोल्व। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट में देखो, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन इन रिजल्ट। ठीक है, अब कहता नहीं, व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड, मतलब ये क्या कह रहा है? KI सॉल्यूशन को ऐड किया गया है AgNO3 में, तो जैसी KI की एक बूंद आई बेटा, I माइनस आया, एक बूंद आते ही I माइनस का AgI बन गया, तो सॉल्यूशन में तो आई तो एक ही आया था, खत्म, क्योंकि ऊपर से ऐड कर रहे हैं। अब इसे एब्जॉर्ब करना है तो सॉल्यूशन में किसको एब्जॉर्ब करे? खूब सारा Ag प्लस है, तो कैसा सोल्व बना बेटा? पॉजिटिव चार्ज सोल्व। क्या बना बेटा? पॉजिटिव चार्ज सोल्व। हाँ तो कोलाइड सबका बने इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसका बनेगा उसका बनेगा। क्लियर? जो जनरली प्रेसिपिटेट कर सकता है, AgI प्रेसिपिटेट बन सकता है, मतलब ये पार्टिकल दोनों चिपकते हैं। KNO3 आयनिक सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन में क्या रहता है? अलग अलग रहते हैं। जबकि आपने पढ़ते हैं ना AgCl AgA, ये प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब एग्रीगेट बनते हैं, और इस पे चार्ज आ गए तो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, हवा में घूमते रहेंगे, ये कोलाइडल है। नेक्स्ट वन, FeCl3 is added in excess of hot water। FeCl3 को पानी में डाला, पॉजिटिवली चार्ज सोल्व, कैसा बनता है बेटा? अब FeCl3 को मैं डाल रहा हूँ, FeCl3 पानी से रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है? ये कंपाउंड बना लेता है। क्लियर है? और ये क्या करता है? Fe3+ को एब्जॉर्ब कर रहा है। किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? Fe3। फिर कहता है नहीं, मैंने NaOH में डाला। किसमें डाला? तो किसको एब्जॉर्ब किया इसने? OH माइनस को। तो प्रेफर करता है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा? हमारी बात में ऐसे बनाने के लिए बेटा कुछ लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, having acquired a positive or negative charge by selective absorption on the surface colloid particle is straight above this layer attract counterine। जो बेटा ध्यान से कि ये मेरे पास AgI का सॉलिड था, इसने I माइनस को अपने सरफेस पे चिपका लिया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर I माइनस को किया तो I माइनस को Ag+ क्या किया, तो मैंने I माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया। किसको एब्जॉर्ब कर लिया? तो ये कैसा बन गया? एनायनिक बन गया। अब सिंपल सी कहानी, एक एनाइन है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे सॉल्यूशन में जैसे तू कह रही थी कि सर KNO3 भी तो है, तो K+ भी है। इस वाले सॉल्यूशन में मैंने AgI को किस में डाला बेटा? KI के सॉल्यूशन में डाला है, तो K भी तो है, तो ये I माइनस क्या K+ की सोल को अट्रैक्ट, K+ को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और अगर मान लो ये Ag+ एब्जॉर्ब हो रखा होता तो I माइनस को एब्जॉर्ब कर रहा होता, ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करते हो। तो सिंपल सी कहानी, I माइनस को किसको अट्रैक्ट करिए? K+। को। तो क्या कर रहा है? ए पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज बाय सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस, बाय सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन हो गया किसी से, कोलाइडल पार्टिकल स्ट्रेट अबव दिस लेयर अट्रैक्ट काउंटराइन। किसको अट्रैक्ट करती है? काउंटराइन इन द फॉर्म ऑफ ए मीडियम फॉर्मिंग सेकंड लेयर। इससे क्या बनती है हमारी? सेकंड लेयर। तो दो लेयर बन गई बेटा, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर। ये डबल लेयर है। क्या है बेटा? डबल। एक लेयर से ज्यादा प्रोटेक्शन देती है ये, एक लेयर से क्या करती है? किस एक लेयर से ज्यादा प्रोटेक्शन कैसे देती है? कि भाई एक मेरे पास ये है कोलाइडल पार्टिकल, मान लो इस पे एनायनिक चार्ज है, इस पे भी एनायनिक चार्ज है, तो इनमें रिपल्सन है। अगर मान लो इसके बाहर एक पॉजिटिव चार्ज भी होती, वो बाहर वाली इसकी चिपकी हुई नहीं है बेटा, बाहर वाली इसके चिपकी हुई, अब्जॉर्ब तो इसने I माइनस को किया है, ये तो इसके चारों ओर काउंटराइन है। क्या है बेटा? तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव पहले रिपल्सन शुरू हो जाता, जबकि इसने इसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर रखा, मतलब एक तरह का भाड़े का सैनिक है, खुद का ही नहीं। कि देखो कैसे, आगे ध्यान समझो, भाड़े का सैनिक कैसे, द कॉम्बिनेशन ऑफ जाबे क्यों, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर ऑफ ऑपोजिट चार्ज। तो ये जो ऑपोजिट चार्ज की दो लेयर बनी है, ऑपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। पहली बात तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पूछ लिया, क्या हो गया? तो ये ऑपोजिट चार्ज की दो लेयर बनी है, एक को तो उसने एब्जॉर्ब किया, एक को उसने एब्जॉर्ब है। तो देखो, जिसने एब्जॉर्ब किया उसे बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं? और जिसको उसने एब्जॉर्ब नहीं किया उसे बोलते हैं मोबाइल लेयर। कि मतलब इसको इसने एब्जॉर्ब कर गया, सॉल्यूशन में घूम रहे, सॉल्यूशन में घूम रहे, मतलब एक तो एब्जॉर्ब हो गया और बाकी चारों ओर घूम रहे, बाकी चारों ओर, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये चलते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो एक तरह के भारे के सैनिक है, जो एक तरह से इसके आगे आगे चल रहे हैं, एक तरह से प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हुए। भाई देखो ध्यान से, भाई ये मेरे पास AgI था, ये AgI इसने I माइनस को एब्जॉर्ब कर रखा है,
दूसरा उसने आई माइनस को एब्जॉर्ब कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, हम आई माइनस को इसलिए एब्जॉर्ब कर रखा है दूसरे वाले को रिपेल करेगा, मतलब ये तो खुद का सैनिक हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज खुद ही घूम रहा है चारों ओर, इसने इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रखा, इसने भी एब्जॉर्ब नहीं कर रखा, जैसे दोनों पास पास आएंगे ये खुद ही लड़ रहे, जबकि इन्होंने रखा ही नहीं इनको लड़ने के लिए कि रिपेल करो, ये क्या कहेंगे उधर हट रहे हमारे साहब को आने दे, है खुद ही लड़ रहे, इसको क्या कहेंगे तू साइड में हट हमारे साहब को, ये किसे क्या कहे तू हट हमारे साहब को आने दे, खुद ही लड़ रहे बेटा ये पॉजिटिव लेयर, तो ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे, मतलब हमारे एक्चुअल रिपल्सन से शुरू होने से पहले ये क्या कर रही है बेटा, जो मोबाइल फेज है ये खुद ही एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल, तो कोलाइडल पार्टिकल के पास आने के चांस और कम हो गए, भाड़े के सैनिक खुद लड़ रहे, हाँ तो इसे भाड़े का सैनिक बोलते हैं ना कि मतलब कुछ करना नहीं है, मतलब असली सैनिक असली होता है एक बार, तो ये तो पैसा है ना, इनको अट्रैक्शन मिल रहा है, खुश हो रहे हैं, कहते हाई नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। नेक्स्ट मतलब क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर ऑफ ऑपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू से फर्स्ट लेयर ऑफ आयन इज फर्मली हेड एज ए टर्म एज ए फिक्स लेयर, पहली लेयर को क्या बोलेंगे बेटा, फिक्स लेयर, व्हाइल द सेकंड लेयर इज मोबाइल, ये क्या करते रहते दूसरे आयन आते रहते हैं, ऐसा नहीं पोटेशियम फिक्स है, कोई दूसरा पोटेशियम हट पे मैं भी देखूंगा, हट पे मैं भी देखूंगा एनाइन को, तो ये चलता रहता है, ये चलता, तो विद द सेकंड लेयर इज मोबाइल, बेटा ये फिक्स लेयर है, अब ध्यान से डिफ्यूज लेयर का मतलब समझ यार, लेयर ये तो आगे कहानी है, क्लियर है, अब ध्यान से टर्म एज ए सेकंड लेयर इज मोबाइल विच टर्म एज ए डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज मतलब क्या, ये लेयर फिक्स है नहीं है, ये आयन में डिफ्यूज है, किसमें फिक्स है, आयन में, तो चलती रहती है, आयन में दूसरे आयन भी तो घूम रहे हैं, इनको किसी ने एब्जॉर्ब भी नहीं किया, ये भी तो घूम रहे हैं, तो ये के प्लस भी घूम रहा है और आई माइनस भी घूम रहा है, क्योंकि इन आई माइनस को किसी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, जितनों ने एब्जॉर्ब करना हो गया, अब उसके चारों ओर के प्लस चल रहा, तो ये फिक्स नहीं है, ये के प्लस भी आ जाएगा, ये के प्लस यहाँ आ जाएगा, मतलब ये डिफ्यूज है, चलती रहती है, क्या करती रहती है, जबकि ये फिक्स है, ये इस पे हटेगी नहीं, ये तो भाड़े का सैनिक होता है, कभी भी कोई आ सकता है, तू जा तू आजा, तू गया तो तू आजा, परमानेंट सैनिक क्या होते हैं बेटा, परमानेंट, ये तो चिपके में इस पे, जबकि ये क्या करने बेटा, डिफ्यूज होते रहते, चलते रहते, तू आया तो तू आया, लेकिन इसको प्रोटेक्ट तो कर रहे। अब जो ध्यान से सिंस द सेपरेशन ऑफ चार्ज कहां पे डिफ्यूज लेयर, अब नेक्स्ट वन है द फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, तो एक तरह की डबल लेयर बन गई बेटा यहाँ पे, सिंस सेपरेशन ऑफ चार्ज इन सीट of the potential the charge of opposite sign on the fixed, एक पे क्या है बेटा, फिक्स लेयर पे तो नेगेटिव चार्ज है और डिफ्यूज पे कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो रिजल्ट इन डिफरेंस इन पोटेंशियल, यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा बेटा बिटवीन द these layer in the same manner as a potential difference is developed in a capacitor, this potential difference between the fixed layer and diffuse layer of opposite charge is called a इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, क्वेश्चन आता है जीटा पोटेंशियल किस में बनेगा, डबल लेयर के बीच में, जो हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर उनके बीच में, आगे समझ में। नेक्स्ट वन, इफ टू पार्टिकल ऑफ इनसोल्यूबल मटेरियल, अगर दो पार्टिकल इनसोल्यूबल मटेरियल प्रेसिपिटेट डू नॉट हैव डबल लेयर, अगर उनके पास डबल लेयर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कोई कहेगा सर सिंगल लेयर होगी तो, अरे डबल लेयर तो अपने आप है, ये तो फिक्स है ना, ये अगर एक एनाइन आ गया तो वहां कैटाइन रहेगा ही, तो डबल लेयर तो बननी तय, डबल लेयर बननी तो तय, आ रही बात में, किसको नहीं, उसने कहा चार्ज शुरुआत में उस बोला चार्ज कैसे है, एक चार्ज आने का तरीका तो ये हो सकता है कि उसने एब्जॉर्ब किया हो, ये एक है कि वो बनते समय ही उस मेटल ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक जो डिस्पर्सन मेथड था, ब्रेडिक आर्क मेथड, उसने उसी वक्त बनते समय कैटायनिक बनाओ या एनायनिक बनाओ, उसने कहा डबल लेयर फॉर्म हो जाए, भाई एड्जॉर्प्शन से क्या बन जाए, डबल लेयर, तो एक एड्जॉर्ब ये एड्जॉर्ब होगा तो ये बनाते हैं, मेन तो ये कहानी तो ये चली आगे चल के, भाई फिर समझ में आया कि अच्छा एक हुआ तभी दूसरा हो रहा है, किसमें कहाँ पे, कहाँ पर है, एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फॉर्म सॉल्यूशन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो बड़ा पहले के पास उसने शुरुआती कहानी है ना, फिर लास्ट में इसने क्या बोला कि यहाँ पे लिख रखा है ना, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज सब पार्टिकल्स डिस्क्राइब नाउ, इसने लिख रखा है कि इनमें से जो लास्ट में उसके समझ में आया कि अच्छा डबल लेयर बनती है, क्या बनती है, भाई पहले तो उसने एग्जांपल दिया ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर समझ में आया कि अच्छा डबल लेयर बनती है, क्या बनती है, डबल लेयर, अच्छा वो तो कहानी को सुना रहा है ना। नेक्स्ट वन देखो ध्यान से, इफ टू पार्टिकल इनसोल्यूबल मटेरियल, अगर दो इनसोल्यूबल मटेरियल लाए वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे,
डू नॉट हैव डबल लेयर, अगर उनके पास क्या है बेटा, डबल लेयर नहीं है, दे कैन कम क्लोजर इनफ टू अट्रैक्ट वंडरवॉल फोर्स पुल देम टुगेदर, उनके पास आएंगे, वंडरवॉल फोर्स से पास पास आएंगे, बड़े साइज के होंगे और सेटल्ड हो जाएंगे। व्हेन पार्टिकल हैव डबल लेयर द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट पार्टिकल रिपेल्स ईच अदर एट अ लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, एक दूसरे से दूर से रिपेल करेंगे क्योंकि वो डबल लेयर वही आगे वाली लेयर पहले से रिपेल करना शुरू कर देगी। दिस रिपल्सन प्रिवेंट देम क्लोज अप्रोच, उनके क्लोज, उनको क्या होना, क्लोज आने से रोकेगी बेटा। दे रिमेन डिस्पर्स एंड कोलाइड इज स्टेबल, क्लियर है, कोलाइडल पार्टिकल क्या बना रहेगा, स्टेबलाइज बना रहेगा। द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोलाइट टू सोल्व सप्रेस द डिफ्यूज लेयर, अगर मैं और कोलाइड डालता रहूं, क्लियर है, इतना कोलाइड डाल दूं कि क्या बेटा सेकंड लेयर को क्या कर दूं बेटा, मैं सप्रेस कर दूं, क्या कर दूं, मतलब क्या कर दूं, इतने कैटायन भर दूं कि इतने एनायन आ जाए बाहर से कि इसके प्लस को इसके लेने की कोई जरूरत ही ना पड़े, इसको लेने की जरूरत ही ना पड़े। डिफ्यूज द डबल लेयर एंड रिड्यूस द जीटा पोटेंशियल, अगर मैं जीटा पोटेंशियल घटाता जाऊं, मतलब मैं एक लिमिट तक, एक लिमिट से ज्यादा अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट डालने लगूं, इलेक्ट्रोलाइट क्या करने लगूं बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट जैसे डालने लगूंगा तो ये क्या करे, यहाँ से सप्रेस करने लगूं, इसे क्या करने लगूं बेटा, तो धीमे धीमे इससे आई माइनस हटने लगेगा, हटने लगेगा तो क्या होगा बेटा, रिपल्सन, जीटा पोटेंशियल कम होने लगेगा। दिस डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन द पार्टिकल इन लार्ज एक्सटेंट, इनके बीच में रिपल्सन खत्म होने लगेगा एंड द कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट। दिस इज व्हाई कोलाइड इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू ऑपोजिट चार्ज आइन, अगर मैं ऑपोजिट चार्ज डालने लगूं, मतलब एक ऐसा पार्टिकल डालने लगूं जो इसको क्या करने लगे, हटाने लगे, इससे रिएक्शन करने लगे, मतलब इस K प्लस को और I माइनस को हटाने लगे, क्या करने लगे, तो धीमे धीमे कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएंगे बेटा, प्रेसिपिटेट। सेंसिटिव होते हैं कोलाइडल पार्टिकल किसके प्रति, ऑपोजिट चार्ज, क्लियर है, तो ऑपोजिट चार्ज का डिस्पर्स फेज नहीं आनी चाहिए, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियम से तो वैसे ही हमें पता हाइड्रोफोबिक लायोफोबिक चलते रहते हैं। नेक्स्ट होने बेटा अपने पास में एक मेथड, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो मेथड को समझने, कहानी में जो जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज है उसे समझने, बाकी लाइन को याद करने की जरूरत है, तो एक बार इसे पढ़ के अपनी कॉपी में लिख लो, जो जो मेन लाइन समझाई बस वही, अब भी नहीं आराम से लिख लो, आज नहीं, जैसे पढ़ते जाओ, जैसे आपने एक पैरा पढ़ा उसमें जो अच्छी लाइन लिखी लिख लो, बार बार एनसीईआरटी थोड़ी उठाओगे। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है बेटा, इसमें तो बहुत सारी चीजें तो बहुत इधर के जिनको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, मेन मन काम के निकालो ना, बहुत टाइम ज्यादा लगता है बेटा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा 6-7 पेज में काम हो जाए, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम लगता है, अपने पास टाइम है कम है, कम है तेरे पास भी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या, ध्यान समझो, द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि उसके पास चार्ज है कि नहीं है। व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, हम दो इलेक्ट्रोड पटकते हैं प्लेटिनम के, क्लियर है, और across two platinum electron dipping in the colloidal solution, the colloidal particle move towards one or other, कि वो क्या करते हैं बेटा, एक या किसी है तो कैथोड की तरफ जाएंगे या एनोड की तरफ जाएंगे। दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर ए अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ए कैथोड व्हाइल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ए एनोड, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, जो भी किया इसने। नेक्स्ट वन है व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रिवेंट बाय सम सुटेबल मींस, अगर मैं कैसे करके क्या करूं बेटा, प्रिवेंट कर दूं, इट ऑब्जर्व दैट अ डिस्पर्जन मीडियम बीइंग टू मूव, तो कौन मूव करने लग जाता है बेटा, डिस्पर्जन है मीडियम, क्योंकि हमें पता है बेटा आयंस भी तो, उसमें भी तो आयन है, कोलाइडल पार्टिकल के अलावा भी तो आयंस होते हैं, एक ही तरह के आयंस होंगे ना मीडियम में, क्यों K प्लस I माइनस भी तो घूम रहे, क्लियर है, मूव टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये किसकी तरह मूव करने लग जाए बेटा, इलेक्ट्रिक, इससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, एक तरह देखो सॉल्वेंट का मूवमेंट ऑस्मोसिस, आगे समझ में, तो सॉल्वेंट का इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका, कोलाइड का मूव, तो उसमें डिस्पर्जन कर रहे थे ना, डिस्पर्जन से सोल्यूट पार्टिकल मूव कर रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे उस वक्त, डिफ्यूजन, सोल्यूट पार्टिकल मूव कर रहा था ना पहले वाले में, वो तो डिफ्यूजन था, फिर सॉल्वेंट मूव कर रहा था ऑस्मोसिस, यहाँ कोलाइडल को इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगर सॉल्वेंट मूव करे तो अब पढ़ना है कोगुलेशन, क्या पढ़ना है, कोगुलेशन, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ध्यान समझो बेटा, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन क्या है, कि भाई एक ही चीज है दोनों के दोनों, मतलब कोगुलेशन क्या है भाई, हमें पता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उस पे क्या है बेटा, चार्ज, जो लायोफिलिक तो खुद ही स्टेबल है, लेकिन लायोफोबिक तभी स्टेबल है जब उस पे कोई ऑपोजिट चार्ज है, वरना उसकी तो बनती नहीं है मीडियम से, तो
चार्जिंग का पढ़ रही है सिर्फ लायोफोबिक। हाँ लायोफिलिक तो वैसे स्टेबल है, लायोफिलिक तो वैसे ही स्टेबल है। ये नोटेंगे किसके लिए जरूरत है? लायोफोबिक के लिए। लायोफोबिक सोल्यूट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव, अगर मैं कैसे करके चार्ज हटा दूं, the particle will come near to each other and form a aggregate या coagulation. The process of settling colloidal particle is known as a coagulation. मतलब मुझे चार्ज हटा देना, अपने आप नीचे आ जाना है। क्लियर है? तो पहला सबसे पहला काम क्या है बेटा? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वाला मेथड है। लगाओ इलेक्ट्रोड, अपने आप कोलाइड भाग भाग के आएंगे, तो इससे कोलाइड पे से पार्टिकल आ जाएंगे। मुझे कोलाइडल पार्टिकल अलग करना है, सेटल करना है। क्या करना है? सेटल। दो तरीके है, तो चार्ज लगा दो। तो अब ध्यान से, जो केटायनिक है वो एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाते हैं क्या होगा बेटा? सॉरी कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे जाते हैं क्या होगा? रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज खत्म। आ रही बात समझ में? तो अपने आप सेटल हो गया, इस पर जाके चिपक ही जाएगा। मेरे सॉल्यूशन से चला गया ना, कैसे चला गया? सॉल्यूशन। तो पहला काम तो क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दो। दूसरा क्या है भाई? मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सोल, दो ऑपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स कर दो, अपने आप नीचे आ जाएंगे। तीसरा क्या है बेटा? बॉइलिंग। किससे? बॉइलिंग से क्या होगा? मुझे पता है कोलाइडल पार्टिकल पे एडजॉर्बिट हो रखा है ऑपोजिट चार्ज, अगर मैं बॉइल करने लगूंगा तो ये ऑपोजिट चार्ज इसे छोड़ छोड़ के जाने लग जाएगा, तो अपने आप ऑपोजिट चार्ज चला जाएगा, तो एग्रीगेट बन जाएंगे। क्योंकि एडजॉर्प्शन हमें पता है फिजिकल एडजॉर्प्शन तो है, और टेम्परेचर बढ़ाने से खत्म। लेकिन दूध एक कोलॉइडल, लेकिन वो लायो इमल्सन टाइप में, ठीक है। सोल के लिए, किसके लिए? सोल के लिए। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट में भाई प्रेसिस डायलिसिस। हम डायलिसिस कराएंगे। क्या कराएं बेटा? डायलिसिस। अब जो डायलिसिस में हम क्या करें बेटा कि अगर हम डायलिसिस कराएंगे तो हमें पता है डायलिसिस के अंदर क्या होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है इम्प्योरिटी तो है। हाँ। अगर मैं डायलिसिस कराऊं, ध्यान से देखो बेटा, बहुत देर तक कराएंगे। ये बेटा अब सुनो ध्यान से, इसमें कोलाइडल पार्टिकल है और उनके ऊपर आयंस भी एब्जॉर्ब है, ऑपोजिट चार्ज है, उस पे वो K प्लस वाली लेयर वेयर सब है। अब मैंने इधर से पानी डालना शुरू किया तो पानी अंदर आएगा, हाँ। पानी बाहर जाएगा, तो क्या हर बार पानी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट को ले जाएगा? हाँ। छेद तो है नहीं उतना। बेटा इलेक्ट्रोलाइट से छोटा पार्टिकल होता है ना, कोलाइडल से तो बड़े हैं, छोटे। कोलाइडल से छोटे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट से तो बड़े हैं। इम्प्योरिटी है इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट तो इम्प्योरिटी है ना, K प्लस I माइनस, ये तो है। कोलाइड को थोड़ी ले जाने, तो धीमे धीमे क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट जाता जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट एक तरह की पहले तो वैसे देखा जाए तो इम्प्योरिटी है, तो धीमे धीमे इलेक्ट्रोलाइट निकलता जाएगा सॉल्यूशन में से, K प्लस चला जाएगा, फिर I माइनस डूबते जाएंगे, तो धीमे धीमे उन पर आयंस खत्म, आयन खत्म तो नेक्स्ट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिशन ऑफ हम क्या करो बेटा? एक ऑपोजिट टाइप का इलेक्ट्रोलाइट डालो, ऑपोजिट चार्ज का क्या डालो? इलेक्ट्रोलाइट। आ रही बात में? जो क्या करे बेटा? सीधा जाके किससे करे? कोलाइड से रिएक्शन करे। तो अगर मान लो मेरे पास कैटाइनिक सोल है, क्लियर है? ध्यान से, मेरे पास एक कैटाइनिक सोल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा? मैं इस पे क्या डालू बेटा? एक इलेक्ट्रोलाइट डालू। क्या डालू? इलेक्ट्रोलाइट, जिसपे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्या आ गया? मैं इस पे नेगेटिव चार्ज डालू। क्या डालू बेटा? तो क्या ये नेगेटिव चार्ज वाला जाके सीधा किससे, मेरे कोलाइड से रिएक्शन करेगा और धीमे धीमे उसका क्या बनाएगा? एग्रीगेट। क्या बनाएगा? उसका नेगेटिव चार्ज खत्म जाएगा, उसके ऊपर है ना K माइनस भी तो आ गया था ना। K प्लस तो उसे डबल लेयर बन चुका था, अब ऊपर से और डालू मैं। पॉजिटिव चार्ज तो उसे कहते हैं ना, जब है ना ओनली एक लेयर ना, उसे मतलब डंप बेटा तो सेकंड लेयर नहीं हो रहा, अब्जॉर्ब तो उसने एनाइन कर रखा है ना। क्या कर रखा है? एनाइन। तो मैं ऐसी चीज डालूं जो क्या करे बेटा? उस एनाइन को जाके उस पे जाके सीधा चिपक जाए, सीधे जाके उस पे चिपक जाए। आ रही बात समझ में? तो लिमिट से, मैंने इसमें क्या एक एक्सेस से ज्यादा डालना है, एक लिमिट तक तो डबल लेयर है, उसके ऊपर से मैं डालने लगूं। क्या करने लगूं? डालने। तो वो मेरा कैटाइन पॉजिटिव सोल कैटाइनिक बोल जाएगा, उसने पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करा है। बाहर वाले सेनुकी से उसका चार्ज डिफाइन है नहीं, वो तो आगे घूम रहे हैं, वो तो डिफ्यूज ले रहा है, वो तो क्या है? डिफ्यूज। तो अगर मैं ऑपोजिट डालूंगा तो ये इसे क्या करेगा बेटा? प्रेसिपिटेट करेगा। अब जब ध्यान से कि कैटाइन को अगर एब्जॉर्ब करवाना है तो मैं जितना अगर मैं इन चारों को डालूं तो इन चारों में से बेटा ये 4 माइनस है, 3 माइनस, 2 माइनस, 1 माइनस, ये एक Cl माइनस कितनों को लेके जाएगा? एक को। एक SO4 2 माइनस 2 को लेके मरेगा,
ये एक जना 3 को लेके मरेगा और ये 4 को, तो बेटा किसकी फ्लोक्यूटिंग पावर ज्यादा होगी बेटा? 4 माइनस की ज्यादा है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? और कौन सा रूल है? हार्डी संधू रूल। हार्डी संधू बोल दो, हार्डी सजल, पता है हार्डी सजल, तो भाई ये कौन है? हार्डी संधू। क्लियर है? हाँ कोई ना, इन पंजाबी सिंगरों के गाने होते हैं, ये सब ऑटो ट्यून करके बजाते रहते हैं। ये इनकी आवाज ऐसी नहीं होती है, ये क्या करते हैं? इसका करते हैं, कंप्यूटर से आवाज को करते हैं मस्त। ये गाते बहुत ही गंदा है। एक्चुअली में तुम्हें कभी कोई पंजाबी सिंगर कभी लाइव परफॉर्मेंस नहीं देता है, पीछे बजाते हैं, माइक आगे लगाए रखते हैं। हाँ कौन है जी बेटा? अब जानते हैं देखो बेटा, हार्डी सजुल ने क्या कहा था कि सुन लो, जिस पे जितना जो इलेक्ट्रोलाइट है, जितना उस इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा? फ्लोक्यूटिंग पावर होगी। तो बताओ इसमें किसकी ज्यादा है बेटा? अगर केटाइन के पूछे तो जितना चार्ज ज्यादा, जितना कोगुलेटिंग पावर और नेगेटिव सोल्स, तो अगर नेगेटिव सोल को करवाना है तो हम केटाइन लेंगे। क्या लेंगे? तो केटाइन में जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उसकी फ्लोक्यूटिंग पावर, मतलब उतना ज्यादा वो क्या करेगा बेटा? फ्लोक्यूटेट करेगा। इसी तरह से एनाइन पर है, अगर मेरी सोल कैसी है? केटाइनिक, तो कैसा डालो? एनाइनिक। नेक्स्ट देखो अब देखो इसमें यहां से क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान समझना बेटा, गोल्ड नंबर तो अलग लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है? द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना कि मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिली पर लीटर, मिली मोल पर लीटर, क्लियर है? रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट्स इन 2 आवर, कि 2 घंटे में कर दे, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पावर। कोगुलेटिंग वैल्यू होती है, कोगुलेटिंग वैल्यू, वो तो पावर हो गया भाई, किसकी ज्यादा किसकी कम, ये वैल्यू है। क्या है बेटा? वैल्यू। ऑफ कोर्स ये उसी की ज्यादा होगी जिस पे चार्ज ज्यादा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन। मतलब क्या हो गया बेटा कि जितना कम, मतलब एक जना कहता है मैं 1 ml में बैंड बजा देता हूँ, एक कहता है मैं 10 ml में बैंड बजाता हूँ, तो अच्छा कौन हुआ? 1 ml वाला। क्लियर है? वही क्या होगी बेटा? कोगुलेटिंग पावर। अब हमसे क्वेश्चन क्या करता है वो ध्यान से समझो, वो हमसे कह देता है एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है जिसके 10 मोल है, कितने मोल है? 10 मोल है, और वो 10 घंटे में 10 आवर में क्या करता है बेटा? 10 आवर में कोगुलेशन करता है। क्या करता है? मिनिमम कंसेंट्रेशन, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट इन लिक्विड। क्लियर है? अब 10 मोल दे दिया, 10 मोल पर लीटर, और वो 10 घंटे में करता है, तो पूछता है इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू निकालो। 2000 मिलीमोल पर लीटर। तो हमें पहले तो देखो इसको टाइम करना है, 2 घंटे में लाना है। क्या लाना है? 2 घंटे में। तो हमने कहा 10 घंटे में इतना करता है, 2 घंटे में कितना करेगा? फिर बेटा 10 मोल पर लीटर पर है तो इसे मिली में कन्वर्ट करना है। हमारी बात में इस तरह से कन्वर्ट करना होता है। इसका क्वेश्चन देख मॉड्यूल में कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट होना बेटा कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। क्लियर है कि लायोफिलिक सोल को कैसे कोगुलेट करोगे, समझ में? तो लायोफिलिक तो बेटा खुद इस नेचर को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। तो देखो हमें पता है कि वो किसको पसंद करती है बेटा? मीडियम को पसंद करती है। तो हमें 2 काम करने हैं। हमें क्या करना है उसमें? एक तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है, एक सुटेबल है सॉल्वेंट। जैसे मान लो एक डिस्पर्जन फेज है, वो पानी को पसंद करती है, पानी में खुश रहती है। आप क्या करो, उसका पानी बदल दो, पानी हटा के एसीटोन डाल दो। क्या डाल दो? अब वो एसीटोन से नफरत करती है। हाँ सॉल्वेंट बदल गया ना, सिर्फ सॉल्वेंट बदला है। क्या बदला है? सॉल्वेंट। भाई डिस्पर्जन फेज तो ये घूम रहा है, पर सोल तो पूरे मतलब बोलेंगे ना अलग-अलग सोल है, एसिडो इसका सोल है, ये एसिडो मीडियम की बात है। पार्टिकल को नीचे बिठाना है, किसको बिठाना है? पार्टिकल को। तो हमने क्या किया इसमें? थोड़ा एसीटोन डालना स्टार्ट किया। क्या डालना? क्या? एसीटोन। तो जैसे एसीटोन आया तो मीडियम बदलने लगा। तो अब ये पार्टिकल क्या कहेंगे? अभी हमारे रहने लायक जगह है नहीं रही। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालते नीचे बिठा दूंगा। पहले तो इनकी जरूरत नहीं थी, अब इनकी बनती तो है नहीं, मतलब एक तरह से इन्हें लायोफिलिक से किस में ले आए? लायोफोबिक में। तो बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और बाय एडिंग ऑफ ए सॉल्वेंट, when solvents such as alcohol, acetone are added to hydrophilic salt, ऐसी सोल जो पानी को क्या कर रही थी बेटा? पसंद। द डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्जन फेज अकर, उसका क्या होगा? डिहाइड्रेशन में उससे चारों ओर से पानी हटने लगेगा।
अंडर दिस कंडीशन अब वो क्या बेटा, उसने क्या कहेगा मेरे यहाँ रहने लायक जगह है नहीं रही। अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा तो कोगुलेशन तो होना। भाई पहले वाली मैं इसी तरह से लाइव फीलिंग से क्या ले आए, लाइव वो भी, वो कहेगा वो जगह नहीं रही, पहले हम यहाँ खूब खेलते थे कूदते थे, क्लियर। फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालते कहते अब तो रहेंगे नहीं, अब तो नीचे जाएंगे हम। नेक्स्ट में प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, प्रोटेक्शन ऑफ ए, जो लाइव फिलिक को प्रोटेक्ट कर, ये क्वेश्चन याद रखना बेटा किसके द्वारा करते हैं ना, एसीटोन और एल्कोहल से है ना। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, हमें कोलाइड को प्रोटेक्शन करना है, तो लाइव फिलिक तो प्रोटेक्ट किए, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है लाइवफोबिक को। किसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, लाइवफोबिक को, क्लियर है। एक सेकंड, ये वाला तो नहीं लाल का आए सुनो सुनो चलो। नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, क्या है बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ ए कोलाइड। तो हमें किसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि सर हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है लायोफोबिक को। जो लायोफोबिक क्या होता है बेटा, हमेशा क्या करता है बेटा, मीडियम की बुराई करता है। क्या करता है, मीडियम की बुराई, मतलब उसकी बनती तो है ही नहीं, तो ये अपने पास है, और ये मीडियम को दबा के बुराई करता है कि मीडियम खत्म है, तू बर्बाद होगा। तो मीडियम का भी एक दिन सनक जाती है बेटा, कि तू बहुत हो लिया भाई, कि तुझे रहने नहीं दूंगा मैं, तुझे मैं अपने अंदर रहने नहीं दूंगा, मेरे को गाली निकाल रहा है, मेरे यहाँ पे रह रहा है। तो ये क्या करता है बेटा, इसे रहने नहीं देता, हमें इसको रखना है, हम जैसे जैसे भी है रख लो इसे। तो हम क्या करते हैं बेटा, अब बेटा हम क्या करते हैं बेटा ध्यान से, इसके चारों ओर क्या करते हैं बेटा, जो लायोफोबिक है ना, इसके चारों ओर लायोफिलिक की लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी लेयर चढ़ा देते हैं, है तो अंदर कोलाइड ही, लेकिन बाहर क्या कर दिया बेटा, लेयर चढ़ा दी। बाहर क्या चढ़ा दी, लेयर। बाकी सब कुछ वही है, बस थोड़ा थोड़ा इसके चारों लायोफिलिक को एडजॉर्ब करवा दिया। अब क्या करता है, मीडियम ढूंढता फिरता है, तो मीडियम पकड़ता है इसको, कौन है तू, तो चारों ओर बाहर से तो लायोफिलिक दिखता है कि चल तू तो अपना है बे। दूसरे को पकड़ता है, तू कौन है, कि तू भी अपना है। गाली कौन निकाल रहा है बे, इसे पता नहीं चल रहा हर में कि मेरे को उल्टा उल्टा बोल कौन रहा है, कि पता ही नहीं चल रहा है। और ये कहता तू बोला क्या, कहता मैं तो देखो लायोफिलिक हूँ, क्या यार तू तो लायोफिलिक है। तो एक तरह से हमने क्या किया, मीडियम को क्या कर दिया, धोखा दे दिया। क्या दे दिया, धोखा। तो लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट कौन करेगा, लायोफिलिक। आ रही बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो जब लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल देन ए लायोफोबिक सोल, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द लायोफिलिक कोलाइड्स आर क्या लिखा है, एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड कोलोराइड पार्टिकल कन्वर्टेड बाय ए, जो भी किया। आगे बात समझ में कैसे करता है। नेक्स्ट वन है बेटा इमल्सन, क्या है बेटा, इमल्सन। तो इमल्सन क्या है, इमल्सन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम, द डिस्पर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट इन अनदर लिक्विड। मतलब हमने क्या किया बेटा, दूसरे एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया। मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल और पार्शली मिसिबल लिक्विड इज सेकंड, अगर उनको क्या कर दे बेटा, अच्छे से सेक कर दे, एक क्या बनता है बेटा, डिस्पर्स वन लिक्विड इन अदर इन ऑब्टेन व्हिच कॉल्ड ए इमल्सन। तो बेटा दो तरह से बनते हैं, एक होता है बेटा ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। जनरली वन ऑफ टू लिक्विड्स इन वाटर, दो तरीके से बनते हैं। एक बनता है OW, ऑयल इन ए वाटर, मतलब पानी लो और उसमें ऑयल डाल दो। दूसरा है बेटा वाटर इन ए ऑयल, क्लियर है, कि ऑयल लो और उसमें पानी डाल दो। दोनों अलग तरीके से दिखते हैं बेटा। घर जाना, एक पानी लेना, उसमें ऑयल डाल के उसे अच्छे से चेक कर देना, तो उसके अंदर पानी की ड्रॉपलेट अंदर, थोड़ा ऑयल अंदर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद तो अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए तो अंदर रहेगा, तो आपको अलग अलग तैरता दिखेगा। किसमें, सब्जी में आ जाता है ना ऊपर, थोड़ी देर बाद में तरी आ जाती है ना, ऊपर होता तेल, नीचे नहीं रहता, थोड़ी देर बाद में अपने आप सब्जी में ऊपर आ जाता है बेटा, नीचे। मतलब इतना तेज है बच्चे, ध्यान से। वाटर डिस्पर्जन ऑयल, क्लियर है। तो अब एक क्या करे बेटा, ऑयल लो और उसमें पानी डाल दो और उसे सेक करो, उसमें ड्रॉपलेट अलग अलग बनेगी, दोनों की ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, अलग अलग। इन द फर्स्ट सिस्टम वाटर एक्ट एज ए डिस्पर्जन मीडियम। देखो क्वेश्चन आता है, वो ऑयल OW टाइप में कौन डिस्पर्जन मीडियम है, तो W क्या है, डिस्पर्जन, ऑयल इन ए वाटर एज ए मीडियम। एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इमल्सन आर मिल्क, क्लियर है, वेनिशिंग ए क्रीम आती है। नेक्स्ट वन लिखो बेटा, इन द मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पर्ज इन वाटर। भाई मिल्क में क्या होता है बेटा, लिक्विड फैट होती है। लिक्विड क्या होती है बेटा, फैट, और वो किस में मिक्स होती है बेटा, पानी में। दूध पानी तो होता है, और उसमें क्या होता है बेटा, फैट होती है। क्या होती है, फैट। इन द सेकंड सिस्टम, ध्यान से,
ऑयल एक्ट एज ए डिस्पर्जन मीडियम, ऑयल किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, डिस्पर्जन मीडियम। कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज बटर एंड क्रीम, क्लियर है, वही तो। अब लोग ध्यान से, इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल, देखो बेटा इमल्सन है ऑयल इन वाटर, पानी को अगर अपन वाटर में डाले तो वो क्या है बेटा, एक तरह से अनस्टेबल है। ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल, कोई भी अनस्टेबल है। समटाइम दे सेपरेट इनटू टू लेयर, थोड़ी देर बाद में आप पढ़े रहने तो स्टैंडिंग करने दो, अपने आप क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन, हमें स्टेबलाइजेशन करना, हम चाहते हैं स्टेबल बना रहे। ए थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड ए इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूजुअली एडेड, हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट डालें, क्लियर है। द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म ए इंटरफेसियल फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल एंड द मीडियम, मतलब वही काम कर रहा है जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, काम तो वही कर रहा है। ये उसके चारों ओर क्या बना रहा है, एक लेयर बना देता है, क्या बना देता है कि भाई ये इसको सिंपल सी कहानी है कि ये जो अपना मीडियम है, ये मीडियम को क्या कहता है, तू खत्म, मीडियम कहता है टिकने नहीं दूंगा, तो हमने इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, उसके चारों ओर क्या कर देगा, इमल्सिफाइंग एजेंट लेयर बना देगा, क्लियर है। कहा लगे बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल, मतलब ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है और किसके में बेटा, पानी के बीच में। द प्रिंसिपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ ऑयल वाटर इमल्सन आर प्रोटीन्स, देखो याद रखना ऑयल इन वाटर के लिए कौन है बेटा, प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सॉल्ट। वाटर इन ऑयल, हेवी मेटल सॉल्ट, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड लैम्प, क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या होता है लैम्प ब्लैक, ब्लैक बॉडी जो काजल, हाँ जी काजल ही होता है, ऐसे ही बनते हैं काजल, कलर मिला देते हो, हाँ फिर आंखों में डाल रखा था कि वालों ने, चश्मा तभी लग गया तेरे, नहीं मैं तो टीवी देखता था ना। नेक्स्ट वन, इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, ध्यान से, इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ऑन अदर हैंड द डिस्पर्स लिक्विड व्हेन मिक्स्ड form a separate layer, the droplet in emulsion are often negatively charged and can be precipitated by electrolyte, clear है। they also show, बेटा ये वही ब्राउन एंड मोशन भी शो करते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं। emulsion can be broken into constituent liquid by heating, freezing और centrifuging, तो बेटा ध्यान से कि हमें सेंट्रीफ्यूगिंग, देखो तुम्हें पता है दूध से फैट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जो तुम्हारे पास ये जो सरासर अमूल उनका दूध आता है वो क्या करते हैं बेटा, पहले से फैट निकाल देते हैं, तो ऐसा थोड़ी उसको गर्म करके निकालते हैं, ये क्या करते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल करते हैं, तो क्या फैटी एसिड होता है सारा सारा एक साइड फेंक देते हैं, क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं इसको, क्लियर है, फ्रीजिंग और हीटिंग करके। तो हमसे क्वेश्चन आ सकता है भाई इमल्सन में से कांस्टेंट लिक्विड को कैसे अलग किया जा सकता है, बाकी सब कुछ सेम ही है। नेक्स्ट में कोलाइडल अबाउट हमारे अराउंड क्या है, इसको पढ़ लेना, आसमान का नीला क्यों दिखता है, ठीक है, किसकी, रमन इफेक्ट कुछ नहीं, लाइट पड़ती है और वो समुद्र था कहते, ठीक है, आसमान कैसे कहता है, लाइट का स्कैटरिंग, ऊपर कोलाइडल पार्टिकल है उनसे लाइट टकराती है और हमारी तरफ जो कलर आता है वो कौन सा आता है, ब्लू आता है, कैसा आता है, ब्लू, क्लियर है। अब नेक्स्ट वन देखो बेटा, फॉग, मिस्ट, रेन, ये सब क्या है बेटा, कोलाइड है, जो रेन होती है बेटा वो कोलाइड है, क्या है बेटा, कोलाइड, एक बार पढ़ लेना इसको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान है आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाई जाती है, जो बादल होते हैं ना बेटा ये क्या होते हैं, ऑपोजिट चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, बारिश कैसे होती है, जो बेटा एक तरीका तो होता है कि भाई बारिश जो पानी की बूंद है वो बड़ी हो जाए, ध्यान से वो क्या हो जाए नीचे बरसने लग जाए, दूसरा क्या होता है दो तरह के बादल आए, तो बादल क्या है बेटा, एक तरह का एरोसोल है, क्या है बेटा, सॉलिड पार्टिकल, सॉरी लिक्विड है, सॉरी एरोसोल क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, हाँ लिक्विड एरोसोल, लिक्विड एरोसोल, पानी किसमें बेटा, हवा में, क्लियर है। अब जो दो बादल आए बेटा, दोनों बादल टकराए, एक पे मान लो पॉजिटिवली चार्ज था, एक पे टकराए तो ऑपोजिट चार्ज हुआ, फॉरन एग्रीगेट होंगे नीचे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नीचे, तो कई बार बहुत भयंकर बारिश आ जाती है ना, बादल फटना होता है, तो वो यही कारण होता है कि ऑपोजिट चार्ज बादल टकरा जाते हैं तो अचानक एग्रीगेट बनता है और बहुत सारा पानी एक साथ है नीचे, बादल फटने का मतलब ये होता है एक साथ बहुत सारा पानी नीचे आ जाना। अरे अब इसी तरह से आर्टिफिशियल रेन भी करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है, अगर मान लो हवा में बादल दिख रहे
तो अगर मैं बात रेन करवानी, हम क्या करते हैं, हमें पहले पता करना होता है बादल पे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव। हमें पता लग गया इस कोलाइडल नेगेटिव चार्ज है, हम क्या करते हैं, प्लेन से साल्ट फेंकते हैं, पता कैसे करते हैं? जाके हवा भर लाओ ऊपर से। हवा नहीं भर रहा, वो कुछ डिवाइस होता है। हाँ डिवाइस से पता कर लेते हैं, मतलब समझने के लिए इसको अब जान से सुन ले। तो वो क्या करते हैं बेटा, सोल का चार्ज पता किया, और वो क्या करते हैं बेटा, ऑपोजिट चार्ज फेंकते हैं उस पर, क्या करते हैं बेटा, ऑपोजिट चार्ज का साल्ट फेंकते हैं, उससे क्या होता है बेटा, बादल क्या हो जाता है बेटा, ऐसे करते हैं, ड्राई आइस डालते हैं, सब कुछ। ड्राई ऐसे कुछ नहीं होता, क्लियर है, ऑपोजिट चार्ज डालते हैं, क्या डालते हैं, ऑपोजिट चार्ज। अब ध्यान से, ये हलवा हलवा सब क्या है बेटा, कोलाइडल पार्टिकल, ब्लड। अब जो ध्यान से, हमारा ब्लड कैसा है बेटा, हम जैसे ब्लड है, कोलाइडल है। अब देखो बेटा, जैसे हमारे कट लग जाता है तो हम क्या बनाते हैं, उसका कोगुलेशन कैसे होता है बेटा, हम जाना फिटकरी रगड़ते हैं, कई बार फिटकरी नहीं रगड़ते उस पे, लेकिन वो ज्यादा जैसे कट लग जाता है उसमें फिटकरी रगड़ते हैं, क्या डिटॉल तो एलम फिटकरी कुछ भी लगाते हैं ना, एलम को बोलते हैं, एलम, या फिर तुम अगर कट लग जाता है तो तुमने कभी देखा होगा, अरे वो तो घर वाले ऐसे कुछ भी डालते रहते हैं, जैसे कट लग जाता है, शेविंग के टाइम के क्रीम बोले थे, सोप होती है व्हाइट कलर की, कट लग जाता है उसको लगा देते हैं, उससे क्या हो जाता है बेटा, कि ब्लड क्या होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज होता है, सॉरी हीमोग्लोबिन आपका कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पे ऑपोजिट जैसे मैं लगाऊंगा, एलएम को चार्ज लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कोगुलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोगुलेट, और हमारे यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, क्या बोलते हैं, क्लॉट क्लॉट्स। क्लॉट। फिर अब डेल्टा, जो बेटा डेल्टा बनता है, जो नदी होती है ना बेटा, उसमें जो डेल्टा बनता है वो भी क्या है बेटा, कोलाइडल सिस्टम है, क्योंकि नदी डेल्टा, जहाँ पे नदी का संगम जहाँ नदियां मिलती है ना वहां पे की पानी जो मिट्टी मिलती है वो, है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, बहुत अच्छी मिट्टी होती है, क्या होता है कि नदियां मिट्टी बहा के लाती है, तो जब नदी में एक मिट्टी आ रही है ना, तो या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अब दूसरी अगर नदी आई, या फिर जैसे जनरली समुद्र के पास होता है, जब ये समुद्र में तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये समुद्र में मिल रही होती है नदी, तो उस वक्त हमें पता है नदी के जो पानी आ रहा है उसके अंदर मिट्टी पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या, और समुद्र में तो सारे तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे उससे भिड़ते इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उस कले को क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, और नदी जब मिलती है तो वहां डेल्टा बनाती है, क्या बनाती है, डेल्टा। नेक्स्ट वन एप्लीकेशन, ये पढ़ लेना बेटा थोड़ा सा ना, टेनिंग एरिया पे जरूर पढ़ना, टेनिंग क्या करता है बेटा, टेनिंग क्या होता है कि बेटा फिनोल का कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है बेटा, फिनोल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो क्या करता है बेटा, जो अपने लेदर वेदर जैसे अपनी खाल होती है, लेदर के जूते पहनते खाल तो बहुत सॉफ्ट होती है, जबकि आप लेते हो लेदर बहुत हार्ड होता है जूते होते, तो क्या करता है उसकी टेनिंग करता है, उसको हार्ड कर देता है, क्या कर देता है, हार्ड। तो आजकल टेनिंग में हम क्या यूज कर देते हैं, क्रोमियम साल्ट, तो क्यों सकता है क्रोमियम टेनिंग में, टेनिंग के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, क्रोमियम साल्ट। ये सब पढ़ लेना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, चप गोल्ड नंबर। हम्म हेडिंग लगाओ गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर के लिए क्वेश्चन करवाने हैं, क्वेश्चन है ना इसके, लिखो बेटा, पहले बताओ, वही तो समझा रहा हूँ, लिखो। तो बेटा मेरे पास क्या है बेटा, एक कंटेनर है, क्या है बेटा, सॉरी, इसमें क्या है बेटा, मेरे पास लायोफोबिक सोल है, क्या है बेटा, लायोफोबिक सोल है, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, इस लायोफोबिक सोल में मैंने क्या किया बेटा, अपने पास एक ही तरीका से लिखा हुआ है, मैंने इसमें डाला एक इलेक्ट्रोलाइट, क्या डाला बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला 10% W/V, या W/W दोनों लिखा सकता है, 10% W/V ऑफ NaCl सॉल्यूशन, क्या डाला बेटा, 10% W/W/V NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाला, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जब डालूंगा तो लाइफोबिक सोल को क्या करने लगेगा बेटा, कोगुलेट करने का कोशिश करेगा, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से एक लायोफिलिक सोल डालता हूँ, क्या डालता हूँ बेटा, और जो लायोफिलिक सोल डालता हूँ बेटा, ये क्या है बेटा, हमारे कोलाइडल सिस्टम में डालता हूँ, ये मैं डालता हूँ x मिलीग्राम, क्या डालता हूँ बेटा, x मिलीग्राम, क्लियर है। अब ये लायोफिलिक सोल अगर मैं डालूंगा तो ये NaCl के इफेक्ट को क्या करेगी, खत्म करेगी, कैसे, कि ये इसके चारों ओर प्रोटेक्टिंग लेयर बनाएगी, इसके चारों ओर क्या बनाएगी बेटा, और इस प्रोटेक्टिंग लेयर बनने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का कोई असर है,
नहीं होगा। अरे बात समझ में, लाइव फिलिक पे तब होता है जब मीडियम बदले, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब भाई मैंने क्या किया, इसमें x मिलीग्राम डाला, तो मुझे पता है कि मेरे को एक क्वेश्चन है कि आपके पास ये है कि भाई आपके पास 10 मिलीग्राम आपने क्या डाला बेटा, है कि NaCl, सॉरी 10 ml, हमने 10 ml क्या डाला बेटा, 10 ml, ये NaCl कितना डाला है, 10 ml। हमने क्या डाला बेटा, 10 ml कोल्ड सॉल्यूशन, 1 मिनट रुक जाओ, 10 ml नहीं, इसका नहीं है 10 ml, सॉरी, हमारे पास सॉल्यूशन था 10 ml, सॉल्यूशन कितना था, 10 ml सॉल्यूशन था। उस 10 ml सॉल्यूशन में ध्यान से हमने क्या डाला बेटा, 10% W/V NaCl डाल दिया। अब मैं कितना लायोफिलिक सोल्ट डालूं कि इसका प्रेसिपिटेशन रुक जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसका गोल्ड नंबर। कितना x मिलीग्राम डालूं, तो ये x मिलीग्राम ये आपका क्या कहलाता है बेटा, गोल्ड नंबर। अरे बात समझ में, तो लिखो बेटा, पहले डेफिनेशन लिखो, इट इज नंबर ऑफ मिलीग्राम, it is number of milligram of lyophilic colloidal is added in 10 ml lyophobic solution, in 10 ml lyophobic solution to stop coagulation, to stop coagulation if 1 ml, if 1 ml NaCl, 1 ml लिखा गया, 1 ml NaCl ब्रैकेट में कितना, 10% W/V इज एडेड। कितना ml डाला बेटा ये हमने, 1 ml। कौन सा, डेफिनेशन ही है, हमने डेफिनेशन लिखा है, क्या बोला है, डेफिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। कहानी तो हमें यहाँ से समझ में आई ना कि लायोफोबिक सोल था, उसमें हमने x मिलीग्राम क्या डाला, लायोफिलिक सोल डाला, किसमें, 10 ml में। उसको डालने के बाद क्या है बेटा, अगर मैं 1 ml इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, तो उस x मिलीग्राम को क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर का फॉर्मूला लिखो बेटा, देखो, नंबर ऑफ, यहां लिखना ऊपर, नंबर ऑफ x मिलीग्राम, नंबर ऑफ x मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10, इंटू 10। अब इसका क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं क्या है, लिखो, if 20 milligram of, if 20 milligram of colloidal is added, if 20 milligram of colloidal is added in 100 ml of, in a 100 ml of gold solution, गोल्ड का बेटा लाइफोबिक होता है ना, मेटल के लाइफोबिक तो होते हैं, गोल्ड सॉल्यूशन टू स्टॉप कोगुलेशन, टू स्टॉप कोगुलेशन व्हेन 1 ml of 10% NaCl is added, कैलकुलेट गोल्ड नंबर। देखो, इस 10% क्वेश्चन में जो लास्ट में लिखा हुआ है ना 10% NaCl, इसका कोई मतलब नहीं हमारे गोल्ड नंबर निकालने में, ये तो डेफिनेशन का पार्ट है। क्या है बेटा, आपको तो शुरुआती पार्ट पकड़ना है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी थी? 100 ml डाला है अगले ने, कितना डाला था? 20 मिली, यहाँ मिलीग्राम में लेना है, इनटू कितना आया? किसको? नीचे भी तो ml है, क्लियर है? डेफिनेशन है, क्लियर है? कुछ नहीं करना भाई, हमें पता है 100 ml में कितना डाला, 20 ml, इसको ऐसे समझ सकते हो, 100 ml में कितना डाला? 20 मिलीग्राम, तो 10 में कितने डालेंगे? वही तो है भाई, तो मैं फॉर्मूला लिखा है ऐसे, मिलीग्राम डिफाइन किसमें है? मिलीग्राम में। किसमें डिफाइन है? मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम डाले? तो सिंपल देखिए, इसको याद करने की जरूरत क्या है, अगले ने कहा 100 ml में डाला 20 मिलीग्राम, तो 10 ml में कितना डालोगे? 2। तो गोल्ड नंबर 2 गया, नंबर क्या हो गया? 2। हमारी बात में याद रहे, होना किसमें चाहिए? मिलीग्राम में। सब ml में चलना चाहिए, कहानी खत्म। 1 पर, हाँ ये हमेशा सेम रहेगा, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, जैसे लिखो, which one have more protective, which one have more protecting power in between A and B, in between A and B। अगर मुझे इनके गोल्ड नंबर दिए हुए बेटा, इसका 10 और इसका 15, मतलब क्यों भाई ये वाला क्यों? क्योंकि ये देखो बेटा, ये 10 का मतलब ये 10 मिलीग्राम ही काम कर देता है भाई। 10 गोल्ड नंबर का मतलब क्या है? कितना मिलीग्राम डाला, तो 10 मिलीग्राम ही काम कर जाएगा, और इसमें कितना चाहिए? 15 मिलीग्राम। तो एक तरह से मैं लिख दूं बेटा कि प्रोटेक्टिंग पावर है बेटा, समझा? एक क्वेश्चन और करोगे? चलो लिखो बेटा, गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन is 0.03, गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन 0.03 of 100 ml of gold sol, सॉरी ऑफ नहीं, पहले गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज 0.03 इफ, इवनिंग 4 ऐसे लिखो, फॉर 200 ml of gold sol, for 200 ml of gold sol will require hemoglobin, will require hemoglobin, so the gold, आगे लिखो, so the gold is not coagulated, so the gold is not coagulated by 10 ml, sorry by 1 ml of 10% NaCl solution। मतलब वैल्यू निकाल दो भाई, हमें पता गोल्ड नंबर कितना है? 0.03, क्लियर है? अब हम इसमें कितना डालें, तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 10, ये x मिलीग्राम, तो कितना आ जाएगा? अच्छा 200, सॉरी, तो कितना हो जाएगा बेटा? x मिलीग्राम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.6, मतलब आपको कितना मिलीग्राम डालना है? 0.6 मिलीग्राम, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, द कोगुलेशन ऑफ 100 ml, the coagulation of 100 ml colloidal solution of gold, the coagulation of 100 ml of a colloidal solution of a gold is completely prevented by addition of 0.4 gram, 0.4 gram starch, क्लियर है? बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% एन, इसलिए तो यूं डालते रहे। कैलकुलेट गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च,
देखो कितना ml था बेटा, 100 ml था इंटू 10, अब 0.40 ग्राम था तो 0.4 को 4 इंटू 10 की पावर -3, भाई 0.40 था ना, 400 मिलीग्राम, तो कितना आ जाएगा बेटा 40। गोल्ड नंबर कितना हो गया 40। समझ गया गोल्ड नंबर। चलो जी अभी चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर।